हाय फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो है और इस वीडियो में बेसिकली हम वरुण बेवरेजेस को डिस्कस करेंगे। और मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट में एक उसके बिज़नेस जो उसका बिज़नेस मॉडल है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। और उसके बाद हम उसके रिज़ल्ट पे, क्वार्टर रिज़ल्ट पे जाएंगे। कौन कॉल भी मैंने अटेंड किया था उसका भी डिटेल मैं आपके इसके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली वरुण बेवरेजेस जो है उसके साथ उसका एक बॉटलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हो रखा है पेप्सी के साथ, जो कि उनको अगर बोला जाए तो नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं तो एनसीडी बोला जाता है उसको, नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस का है एनसीबी। तो उस पोर्शन में ये पूरा आता है, बेसिकली नॉन कार्बोनेटेड है। तो इस सॉफ्ट ड्रिंक के बिज़नेस को हैंडल करते हैं वो बेसिकली, और इसका जो भी प्रमोशंस का कॉस्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने लेवल पे पेप्सी हैंडल करता है। ब्रांड वैल्यू को जनरेट करना और उसको आगे लेकर जाना है। बेसिकली इसका ये जो इनका एग्रीमेंट है 2039 तक हो रखा है। ऑलमोस्ट आज के कॉन कॉल के पोजीशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो पेप्सी का जो ऑलमोस्ट इंडिया में 80% सप्लाई है वो वरुण बेवरेजेस देखता है। और इसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पर इंडिया में करीब करीब 38 उनकी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर हैं, मेरे ख्याल से शायद 24 से 26 का वो नंबर है जो ऑलमोस्ट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। 24-26 अगर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है तो आप इससे समझें कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड अब का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि माने पेप्सी बनाने से लेकर उसका जो भी रॉ मटेरियल उसमें बॉटलिंग में या जो कुछ भी माने परफॉर्मा से लेके कैप से लेके क्राउन कैप से लेके एक कैरेट होती है जो डिलीवरी का सिस्टम है, वो सारा कुछ उन्होंने अपने पास उसको टेक बैक कर लिया है। बेसिकली एक कंपनी थी लूनर मैक टेक्नोलॉजीज़ जिसको कि उन्होंने पूरी तरीके से ओन कर लिया है, जो कि पहले परफॉर्माज और ये सारी चीज़ें सप्लाई करती थी वरुण बेवरेजेस को। तो उसके साथ क्या हुआ है, पूरा प्रोसेस उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया है अपने अंदर, और अपने हर फैक्ट्री जो भी उनकी नई बन रही है उसमें जैसे जैसे उनके पास ऑप्शन बनते हैं तो उन सारी फैक्ट्रीज़ को वो बैकवर्डली इंटीग्रेटेड कराते जा रहे हैं बेसिकली। तो ये एक मैंने लॉन्ग टर्म उनका विज़न है वो बेसिकली। अब मैं एक और उनके बिज़नेस मॉडल के बारे में ये कहूँ कि वो और भी कई सारे ब्रांड्स हैं और कई बार सारी चीज़ें हैं। अभी उनका जो रेवेन्यू है बेसिकली वो सॉफ्ट ड्रिंक से 70-75% आता है, और बाकी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से 15-20% का रेवेन्यू है, जो कि इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 22% पे पहुंच गया है। तो वो भी इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है। क्रिम्बेल बोल के आइसक्रीम का इनका ब्रांड है, और चिप्स और स्नैक में ये मोरक्को और ज़ैम्बिया में जिम्बाब्वे में एक फैक्ट्री ये लगाने जा रहे हैं। उस पर भी मैं फर्दर अपडेट आपको ज़रूर शेयर करूंगा। इसमें इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, पेप्सी, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, और साथ ही साथ फ्रिटो लेज़ का जो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, चीटोज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोरक्को में बनाना शुरू कर चुके हैं। 4 महीने पहले वो फैक्ट्री चालू हो गई थी, और जिम्बाब्वे वाली इस साल के अंत तक होगी। तो ये हुआ उनका। ऑलमोस्ट उनके पास अब करीब करीब 10 से 11 फॉरेन कंट्रीज़ हैं, और ज़्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, वहाँ ज़्यादा इनका सप्लाई है। इधर नेपाल और श्रीलंका भी वो सप्लाई करते हैं। तो इंडिया के साथ साथ नेपाल, श्रीलंका उनका एड ऑन है। और साथ साथ अफ्रीका में अगर चले जाएँ तो अफ्रीका में वो सारे कंपनियाँ सारी देशों को देखते हैं, माने साउथ अफ्रीका हुआ, जिम्बाब्वे हुआ, और उस जगह पर वो पूरे बिज़नेस को कर रहे हैं। उनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता होगा, ट्रॉपिकाना हुआ, स्लाइस हुआ, निम्बूज हुआ, गेटोरेड हुआ। स्टिंग इनका काफ़ी फेमस प्रोडक्ट था, जिससे वजह से पिछली जो सेल का एक बूस्टअप मिला था कंपनी को, तो वो स्टिंग की वजह से था। अब स्टिंग जो है वो अपना, क्योंकि उसका एक बेस बन चुका है सेल में, तो अब उसमें कोई ख़ास ग्रोथ नहीं आ रही है। बेसिकली इनके 50 प्रोडक्शन प्लांट हैं, 38 इंडिया में और 12 इंटरनेशनल हैं। इन्होंने बेवको बोल के साउथ अफ्रीकन ब्रांड को एक माने कंपनी थी जो कि बेसिकली वहाँ पर बॉटलिंग करती थी साउथ अफ्रीका में, उसको इन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया था। तो बेसिकली वहाँ का जो भी सेल था वो इनको सीधे सीधे ऐड ऑन हो रहा था पिछले साल तक।
अब वो उसका बेस इफ़ेक्ट ख़त्म हो चुका है बेसिकली। तो एक्विजिशन के बेसिस पे उस पर इनको बढ़त मिल रही थी सेल में। और बेसिकली अब इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, DRC माने जो कॉन्गो है, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पर भी, बोत्सवाना, लिसितो, इत्सवाना एंड मोज़ाम्बिक, इन सारे देशों में ये अपना बेसिकली बिज़नेस कर रहे हैं। और इस समय एक्वाफिना वाटर का इनका प्रोडक्ट है, और भी इनके कई प्रोडक्ट हैं, जाइव, रीबूस्ट, कोले, एक्वाक्वेयर और रिफ्रेश, ये सारे इनके ऐसे प्रोडक्ट हुए। और क्रीमबेल की तो आइसक्रीम आपको पता ही है कि वो इसको बना रहे हैं। तो बेसिकली इस बार अब इनका क्वार्टर के रिज़ल्ट को मैं डिस्कस कर दूँ आपके साथ। तो बेसिकली इस क्वार्टर का जो इनका रिज़ल्ट बना है वो ऐसा है कि इस बार जो इनका सेल आया है वो बहुत ख़राब रहा। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया का बिज़नेस जो है वो करीब 2% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है इनको, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल था। लेकिन इंटरनेशनल बिज़नेस जो है वो करीब 9% से बढ़ा है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक कंपनी जो है वो अच्छा खासा, ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जिसमें कि सेल काफ़ी ख़राब रही है कंपनी की। बेसिकली अगर सेल का फिगर की बात करें तो 4897 करोड़ का फिगर है इस क्वार्टर, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 4805 था। तो ऑलमोस्ट वहाँ से अगर देखें तो 70-80 करोड़ का ही सिर्फ सेल बढ़ा है, जो कि कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। तो कोई ख़ास सेल बढ़ता हुआ हम नहीं देख रहे इसमें। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी का वो भी नीचे आया है, 24% से करीब 23% आ गया है पिछले क्वार्टर से, पिछले साल इसी क्वार्टर के हिसाब से। तो मैंने बेसिकली इसलिए इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैं पिछले साल के साथ कंपेयर करता हूँ, बिकॉज़ प्रीवियस क्वार्टर से मैच करना कोई ठीक नहीं बनता, बिकॉज़ इनका सबसे बढ़िया क्वार्टर जो बनता है बिज़नेस में वो Q2 और Q3 जो है वो सबसे बढ़िया क्वार्टर बनते हैं इनके, और वो दोनों ही ख़राब गए इनके इस बार। तो उसका एक बहुत क्लियर इंडिकेशन प्राइस एक्शन पे दिखता है। करीब करीब 500-600 के रेंज का स्टॉक अभी गिरकर करीब करीब 400 साढ़े 400 की रेंज में था। हालांकि इस बार का इनका रिज़ल्ट और कुछ अनाउंसमेंट ऐसी आई जिसकी वजह से शेयर प्राइस भाग गया है, क्योंकि लोगों को इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। कुछ लोगों ने शायद हो सकता है थॉट प्रोसेस पे आगे बढ़कर ख़रीद लिया है, बाइंग कर रखी है। तो वो अब देखना पड़ेगा कितना सस्टेनेबल है, बिकॉज़ नंबर्स तो अच्छे नहीं आए उस लिहाज से कि सेल के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से सेल नहीं बढ़ रही है, ग्रोथ, लेकिन इनको प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। इंटरेस्ट जो इनका पिछले साल सेम क्वार्टर था वो करीब करीब इंटरेस्ट जो दे रहे थे वो 109 करोड़ का दे रहे थे, अब इंटरेस्ट ये 45 करोड़ का दे रहे हैं। तो वहाँ करीब करीब 50-60 करोड़ का फ़र्क आ गया है। अदर इनकम में भी अगर आप देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 24 करोड़ का अदर इनकम था, इस बार वो फिगर बढ़ के 148 करोड़ हो गया। तो मैंने अदर इनकम में क्या होता है, बेसिकली अदर इनकम में ये उस पार्ट को लेते हैं कि इनके जो अलग से इनको कुछ इनकम जनरेट होती है या फिर करेंसी का जो इफ़ेक्ट मिलता है बेसिकली उसकी वजह से बढ़ता है। इस क्वार्टर में इन्होंने बताया कि करीब करीब इनको 100 करोड़ का बेनिफिट मिला है करेंसी इफ़ेक्ट का, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में शायद 10 करोड़ नेगेटिव था, माने 10 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था करेंसी बेस इफ़ेक्ट की वजह से। करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसकी वजह से जो फ़र्क पड़ता है, तो बेसिकली इनको इंडियन रुपीज़ में उसमें फ़ायदा मिला है इस बार। वो करीब करीब 100 करोड़ का इनको इस बार फ़ायदा मिला है। पैट को देखेंगे अगर पिछले साल सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर, तो 629 करोड़ का पैट था, वो बढ़कर 745 करोड़ है। बेसिकली ये जो इनका EPS है वो बढ़ जाने के पीछे दो ही कारण मैं देखता हूँ, एक तो इनका इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाना और इनको अदर इनकम का जनरेशन मिलना है। अदर इनकम इतना ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उसका वजह से जो है इनका पैट बढ़ा हुआ दिख रहा है, हालांकि सेल में कोई ग्रोथ नहीं है। EPS को अगर देखें तो 1.91 था पिछले साल इसी क्वार्टर में, इस बार 2.19 पे है। तो बेसिकली अगर ओवरऑल रिज़ल्ट के बेसिस पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा नहीं था कंपनी का, तो जिसकी वजह से शेयर प्राइस में गिरावट आनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए विथ रिज़ल्ट्स। पहला अनाउंसमेंट इनका ये था कि इन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में कुछ चेंजेस किए हैं। कुछ चेंजेस इन द सेंस, अब इन्होंने चेंजेस ये किए हैं कि ये बॉटलिंग से रिलेटेड कुछ चेंजेस इन्होंने मैंने डिस्क्लोजर्स किए हैं कि अब हम काइंड ऑफ
अल्कोहल बेवरेजेस को भी बेचेंगे, रेडी टू मिक्स काइंड ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस को भी हम बेचना शुरू करेंगे, और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्ट्स को भी हम बेचना शुरू करेंगे। हम नूडल, पास्ता और इस तरीके की चीज़ें और भी कई सारे आइटम्स इन्होंने अपने सेगमेंट में इंक्लूड किए हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इन्होंने उसमें चेंजेस के लिए इन्होंने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के लिए उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है बेसिकली। इस अनाउंसमेंट की वजह से क्या हुआ है कि एक सडन सर्ज दिखा। साथ ही साथ इन्होंने केनिया में भी एक होली ओन सब्सिडरी को ओन कर लिया है। बेसिकली देखते हैं कि वहाँ वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि पेप्सी के राइट वहाँ किसी और को ऑलरेडी पेप्सी बेच चुका है पहले, तो वो यहाँ वहाँ क्या करने की उनकी संभावना बन रही है वो देखना होगा। हालांकि उन्होंने अपनी एक केनिया की सब्सिडरी को ओन कर लिया है, वहाँ एक कंपनी को, जो कि वहाँ का बिज़नेस देखती है। तो अब आगे देखना होगा कि कैसे ये आगे बढ़ रहा है, कैसे आगे जाएगा। तो ये 2-3 अनाउंसमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। पहले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में चेंजेस करना रिगार्डिंग कि हम अपने बिज़नेस मॉडल को एक्चुअली पिविट कर रहे हैं, बेसिकली अल्को बेवरेजेस में भी जा रहे हैं, अल्कोहल रिलेटेड बेवरेजेस में भी जा रहे हैं। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स पे भी फोकस जा रहा है। साथ ही साथ इनका ये भी है कि हम नूडल, पास्ता और फूड के बिजनेसेस को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनका अनाउंसमेंट था। और साथ ही साथ इसके अलावा इन्होंने केनिया में एक सब्सिडरी को ओन किया, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कोई बिज़नेस ये देख रहे होंगे। और इनके साथ एक्सक्लूसिव राइट का एक एग्रीमेंट हुआ है कार्ल्सबर्ग के साथ। कार्ल्सबर्ग एक बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि डेनमार्क से रिलेट करता है। डेनमार्क में वो बेसिकली कार्ल्सबर्ग का अपना खुद का ब्रांड है, जो कि वो बियर और सारे प्रोडक्ट्स अपने बियर इन लाइन और इस तरीके के प्रोडक्ट्स अल्कोहल से रिलेटेड वो अपने बेसिकली बेचते हैं। तो उसके एक्सक्लूसिव राइट इनको मिला है इन सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि जिन जिन स्टेट्स में हम हैं, हमने बेसिकली अभी वहाँ पर सिर्फ एक टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये इंपोर्ट करेंगे, उनके साथ अभी डिस्ट्रीब्यूशन का ही सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। बेसिकली साउथ अफ्रीका के नॉर्म्स अलग हैं, इंडिया में नॉर्म्स ऐसे हैं कि आप अल्कोहल बाहर खुले में नहीं बेच सकते, बहुत ही रेगुलेटेड प्रोडक्ट होता है। आप किसी भी आम दुकान में अल्कोहल नहीं बेच सकते, उसके लिए अलग से दुकान का लाइसेंस होता है और सारा सिस्टम अलग है। तो यहाँ नॉर्म्स के इश्यूज़ हैं, यहाँ और अफ्रीका में सिस्टम अलग है। अफ्रीका में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेसिकली आप नॉर्मल जो जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स बिक रही है वहीं आप अल्कोहल के ड्रिंक्स भी बेच सकते हैं। तो बेसिकली वहाँ हो ये रहा है कि कार्ल्सबर्ग ने इनके साथ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्रीमेंट किया है, जिस पे बेसिस पे वो इनको प्रोडक्ट इंपोर्ट करना होगा उनके वहाँ पर, और उसके बाद उसको इनको मार्केट में टेस्ट करने के लिए भेजना होगा कि क्या हमको कोई सेल दिख रही है क्या। और उन्होंने कहा अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है ये, और कॉन कॉल में ये बताया गया कि वो अभी 1 से 2 क्वार्टर इसको एसेस करेंगे कि इसमें उनको क्या संभावनाएं आगे दिख रही हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग एक जस्ट कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप्स हैं इसके, और वो इसको आगे करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, आगे क्या होगा। मोरक्को की जो चिप्स की फैक्ट्री है वो 4 महीने पहले शुरू हो चुकी है। अगले साल में उनका फिगर है जो कंपनी ने कोट किया कि करीब करीब वो अंदाज़ा कर रहे हैं कि 300 करोड़ का एक उनका सेल आना चाहिए वहाँ से। 300 करोड़ का एक सेल आए उसका ओवरऑल एनुअल रिटर्न में। और जिम्बाब्वे वाली जो इनकी फैक्ट्री है वो ऑलमोस्ट संभावना है कि जाकर इस मंथ के लास्ट माने इस साल के अंत तक जाकर वो जिम्बाब्वे वाली फैक्ट्री भी चालू हो जाएगी। तो देखना होगा क्या होगा। साथ ही साथ इन्होंने 2 दिन पहले रिज़ल्ट के 2 दिन पहले इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है एडलरिन रश बोलकर, जो कि बेसिकली एक उनका कह सकते हैं हाइड्रेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जिसका इन्होंने प्राइस बैंड 60 रुपीज़ के आसपास रखा है। जो कि बेसिकली आप समझें कि अगर रेड बुल और स्टिंग के बीच की एक वैरायटी ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको इन्होंने लॉन्च किया अभी 4 स्टेट्स में किया है। इसको वो फर्दर स्टेप अप करेंगे जैसा इनको आएगा। कंपनी ने 2 चीज़ें और भी बहुत अच्छी बताई कि उनको इस बार नींबूज़ के सेल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी,
साथ ही साथ उनको मिल्क प्रोडक्ट्स जो उनके क्रीम बेल का है वहाँ पर भी इनको ग्रोथ दिखी है। तो ये दोनों ही जगहों पे उनको बेहतर चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। हालांकि ये अभी बहुत छोटा पोर्टफोलियो का साइज़ होल्ड करते हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये आगे चलकर और भी बिल्डअप करेगा। उम्मीद वो यही कर रहे हैं बेसिकली। और जो उनका ये एल्कोबेब में जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, इसको लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं और लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेरा असेसमेंट, इट्स माय पर्सनल असेसमेंट, मैं जितना आज मैंने कॉन कॉल सुना और जितना मुझे रवि कांत जयपुरिया जी जितना कॉन्फिडेंट लगे, देखिए उनका बहुत एक्सपीरियंस है इस लाइन में, करीब करीब 25-30 साल हुए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने सालों से हैं इस बिज़नेस में, आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि हम अल्कोहल का बिज़नेस क्यों नहीं चालू करें, पहले क्यों नहीं किया, आपने 25-30 साल पुराने आप हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हमने जब बिज़नेस शुरू किया था तो हमने सोचा था कि हम इंडिया में पेप्सी का जो उनका बिज़नेस है पेप्सी का, उसको हम बढ़ा रहे थे। बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे थे कि हम सब जगह हम सप्लाई करें। तो सब जगह सप्लाई करते करते उन्होंने ये किया है कि 38 फैक्ट्री कर दी हैं इस देश में। 38 फैक्ट्री अगर कर दे कोई कंपनी पूरे देश में, तो इतना तो कह सकता हूँ कि हर राज्य में ऑलमोस्ट एक फैक्ट्री होगी उनकी। तो आप अगर उसको सिर्फ पेप्सी के ब्रांड के साथ, और देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग जो है ना इनको पेप्सी को और कैंपा को कंपेयर कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं बेसिकली चीज़ कुछ और। दे आर द बॉटलर्स, दे आर द बॉटलर्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। वो आज 12 इंटरनेशनल फैक्ट्रीज ओन करते हैं। पेप्सी उनको एक के बाद एक पूरे अफ्रीका में उनको उनके राइट्स प्रोवाइड कर रही है। तो पेप्सी ने कुछ तो देखा होगा वरुण बेवरेजेस में। वो बॉटलर्स हैं ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो काम पेप्सी खुद नहीं कर सकती थी वो वरुण बेवरेजेस कर रहा है। अब मैं आपको ये बात कहता हूँ, और उनका पुराना अनुभव है, आप कॉन कॉल को जाकर सुने तो रविकांत जयपुरिया ने बताया कि उनके पास ऐसे लोग हैं जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों संभाल सकते हैं। उनको अंदाज़ा है इस लाइन का, और उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस बात को समझाया कि हम क्या करने वाले हैं। और मैं आपको एक प्रोडक्ट देता हूँ, आपने देखा होगा पेप्सी का कैन। पेप्सी का जो कैन होता है ना, उसको वरुण बेवरेजेस खुद बनाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्कोबेव जो इंडस्ट्री में वो जो घुस रहे हैं, वो जो कैन है ना, वो गेम चेंजर होगा। आप याद रखिएगा। मैं आज ये वीडियो आज बना कर जा रहा हूँ, आप उस प्रोडक्ट को कल को अगर देखें मार्केट में आने वाले समय में, इंडिया में नहीं कह रहा हूँ, इंडिया में नहीं होने वाला, बिकॉज इंडिया में बहुत रेगुलेशंस हैं। मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कतई नहीं कर रहा हूँ। कार्ल्सबर्ग का वो कैन जो है ना, वो वरुण बेवरेजेस बनाएगा अगर वो सक्सेसफुल हो गया इस पूरे बिजनेस मॉडल में, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। तो वो बॉटलर्स है। वरुण बेवरेजेस को आप जब देखें तो कैंपा और पेप्सी के ब्रांड के बीच में ना देखें, उनको बॉटलर्स के रूप में देखें। दे आर द इंटरनेशनल बॉटलर्स एंड दे कैन प्रूव इट। और उनका पुराना अनुभव रह चुका है एल्को बेवरेज इंडस्ट्री में। अभी बहुत शुरुआती बात है, इसको मैं बहुत ज़्यादा अभी फोर्स आउट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो प्रोडक्ट वो गेम चेंजर होगा। सिर्फ इनके लिए नहीं होगा, क्योंकि वो बटलर हैं, वो सब जगह उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके पास जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो किसी के पास नहीं है इस समय। वो बेसिकली बहुत सारे ब्रूरीज, बहुत सारे अल्कोहल ब्रांड्स को मजबूर कर देंगे, या तो वो इनके स्टेटस पे आ जाएं या फिर इनसे बॉटलिंग करवाएं। तो आप इसका स्कोप ऑफ ऑपरेशंस अभी समझ ही नहीं पा रहे कि इंडिया में बने तो क्या बने। इंडिया में तो खैर बहुत रेगुलेटेड है, मैं अभी इंडिया की बात ही नहीं करूँगा। तो इंडिया में जब तक नॉर्म्स नहीं बदलेंगे संभव नहीं है। हाँ, एंड टू एंड, कंपनी टू कंपनी, इसको आप एक ऑप्शन बनता है कि B2B का एक ऑप्शन बनता है बेसिकली। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंगली देख रहा था, और मैं फील कर गया कि उन्होंने बाकायदा कॉन कॉल में जो उनका अर्निंग कॉल्स था या कॉन्फ्रेंस में, उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि उन्होंने कुछ सोचा है। तो देखते हैं कैसे कंपनी एग्जीक्यूट करती। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है,
कोई भी स्टॉक को मैं बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं करता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी बिज़नेस के बारे में जब सोचें तो खुलकर सोचें, खुले दिमाग से सोचें। कोई अगर कंपनी, कोई मैनेजमेंट अगर ये बता रहा है कि तो वो ये कर सकता है, वो करने में इस बात में सक्षम है, वो ये जो कन्विक्शन उसका है, इसको पकड़े। बाकी दुनिया तो कैंपा कैंपा कर रही है बहुत, कैंपा पेप्सी, कैंपा कैंपा पेप्सी, कैंपा पेप्सी। मैं कहता हूँ देखूँगा कि मैं कितना कैंपा आपको आगे लेकर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। माने आप एक बॉटलर से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर एवरीवेयर। और उन्होंने कहा कि हम मार्केट को एक्सपेंड करेंगे, चलता रहेगा आगे काम। तो वो उन्होंने अपना पिवट खोल दिया है, वो इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। हम बेकार कैंपा और वरुण बेवरेजेस को कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द बॉटलर्स, दे आर। वो पेप्सी का ब्रांड नहीं ओन करते, हम समझ ही नहीं पाते इस बात को। पेप्सी का ब्रांड पेप्सी ओन करता है। तो यही था, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें और तब किसी भी स्टॉक में बाय एंड सेल करें। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।